पिछले वीडियो के शेष से आगे बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं जिनमें दो सींग आगे निकले हुए होते हैं। इनकी ऊंचाई 10 मीटर तक और चौड़ाई 100 से 200 मीटर तक होती है। शेखावटी प्रदेश में इनका केंद्रीकरण अधिक हुआ है, जहां नगरों और कस्बों के पास ये अधिक मात्रा में मिलते हैं। जैसलमेर का समगांव जो पर्यटन की दृष्टि से विश्व के नक्शे पर प्रसिद्ध है, वहां पर ये विशेष रूप से बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। रेतीले शुष्क मैदान में मरुस्थली के बाद जो दूसरा लघु प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मरुस्थली से ही लगा हुआ भूभाग जहां बालू का स्तूपों का अभाव है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के सराउंडिंग 65 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। उसके साथ साथ पोखरण तहसील का लगभग आधा भाग और फलौदी तहसील के कुछ भाग में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाए जाते हैं, जहां बालू का स्तूपों की कमी मिलती है। इस प्रदेश में जो निम्न भाग है और गड्ढे हैं, वहां पर पानी जमा होने से प्लाया झीलें बन जाती है, जिसको इस क्षेत्र में रण के नाम से जाना जाता है। जैसे पोखरण है, फलौदी के पास में भी रण है। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। रेतीले शुष्क मैदान के बाद दूसरा जो हमने उप विभाग किया है वह है अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगड़। राजस्थान बांगड़ पश्चिमी राजस्थान में अरावली के पश्चिमी भाग और रेतीले शुष्क मैदान के बीच में पाली, जालोर, पूर्वी जोधपुर, पूर्वी नागौर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों के लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर राजस्थान बांगड़ का विस्तार है या अर्धशुष्क मैदान का विस्तार है। इस मैदान में उत्तर में घग्गर नदी बहती है, जबकि दक्षिण में लूणी नदी बहती है। पश्चिम राजस्थान की या यूं कहें राजस्थान की लगभग सभी नदियां मौसमी नदियां हैं, जो वर्षा होने पर या अधिक वर्षा होने पर ही बहती है। तो इस प्रदेश में उत्तर में घग्गर और दक्षिण में लूणी, बीच में नागौर का उच्च प्रदेश है जो बंजीला, बंजर और रेतीला है, और उसके उत्तर में शेखावटी भूभाग है जो आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। इस राजस्थान बांगड़ प्रदेश को हम 4 और उप लघु विभागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ या गोडवाड़ प्रदेश। यह वह क्षेत्र है जहां गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। यह लूणी बेसिन का मैदान है। लूणी नदी अजमेर के दक्षिण में नागपाड़ से निकलकर दक्षिण की ओर कुछ जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर में बहती हुई कच्छ के रण में विलीन होती है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा है और उसके बाद इसका पानी खारा है। तो लूणी अपनी सहायक नदियों के साथ जोजरी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, शुकड़ी, मीठड़ी के साथ इस क्षेत्र में बहती है। इसकी स्थलाकृति इंगित करती है कि यहां पर प्रारंभिक क्रियाएं जलोढ़ प्रकार की थी। जलोढ़ प्रकार की क्रियाएं जहां पानी की प्रक्रिया होती है, तो जलोढ़ की प्रक्रिया इसकी स्थलाकृति पर थी, जहां इन नदियों ने, लूणी और इसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र की परतदार चट्टानों को काफी काटा है। लेकिन कालांतर में जलोढ़ के साथ वायु क्रियाएं यहां अधिक सक्रिय हो गई, अर्थात वायु की क्रिया अधिक सक्रिय हो गई,
जिसके कारण यहां जमा हुआ पूरा जलोढ़ वायु या बालू के रेत से ढक गया। इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम हवाएं या दक्षिण पश्चिम झंझावत चलते हैं, जो कच्छ के रण से अपने साथ बालू रेत लेकर आते हैं और यहां बिछाते हैं। इसने पूरे क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रखा है। इस लूणी बेसिन का कोई भी जिला इससे मुक्त नहीं है। अगर स्थलाकृतियों की बात करें तो इसलिए स्थलाकृतियों में यहां की जो पहाड़ियां हैं वो तीव्र ढाल वाली मिलती है, तीव्र ढाल की पहाड़ियां मिलती है। सिवाना और जालोर की ग्रेनाइट और रायोलाइट की पहाड़ियां यहां प्रसिद्ध है। उसके साथ कांप का जमाव है जिसको बालू मिट्टी ने ढक दिया है। लूणी बेसिन और अरावली के बीच का प्रदेश यहां काफी उपजाऊ प्रदेश है, जहां पानी की मात्रा के कारण काफी गहन कृषि की जाती है। लूणी बेसिन के बाद जो दूसरा प्रदेश लघु उप विभागों में हम विभक्त करते हैं वह है नागौर उच्च भूमि। दक्षिण में लूणी और उत्तर में शेखावटी भूभाग के बीच नागौर का उच्च प्रदेश मिलता है, जहां की भूमि बंजर और रेतीली है। यहां पर इसकी स्थलाकृति, आंतरिक जल प्रवाह, नमकीन झीलें, चट्टानी और पहाड़ियों के कारण अपने आप में विशिष्ट है। यह पूरा प्रदेश बंजर और रेतीला है। क्यों? क्योंकि यहां की मिट्टी में सोडियम की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, अर्थात यहां की मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए यह पूरा प्रदेश बंजर और रेतीला है। इसकी स्थलाकृति समुद्र तल से 300 से लेकर के और 500 मीटर ऊंचा है। यहां पर मेड़ता, डेगाना, मुंडवा, नावा और नागौर के पास पास का क्षेत्र बालू का स्तूपों से विहीन मिलता है, जहां ऊंची पहाड़ियां दिखाई देती है। डेगाना और नागौर के बीच में उच्च भूमि है जो लुढ़कता प्रदेश कहलाता है। दूर से देखने पर रोलिंग प्लान सा दिखाई देता है, जो दलहन की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही हम सब जानते हैं कि नागौर में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसलिए नागौर से लेकर अजमेर के बीच का प्रदेश कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती है। जो निम्न गर्त है उसमें वर्षा का पानी या आसपास का आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, पानी इकट्ठा होने के कारण खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जिसमें हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर, उसके साथ साथ कुचामन, डेगाना और डीडवाना, यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती है। नागौर उच्च भूमि के बाद तीसरा जो लघु प्रदेश हमने विभाजित किया जा सकता है वह है शेखावटी भूभाग या आंतरिक प्रवाह का प्रदेश। दक्षिण में नागौर उच्च भूमि और उत्तर में घग्गर के मैदान के बीच का भूभाग शेखावटी भूभाग कहलाता है। यह पूरा भूभाग आंतरिक जल प्रवाह का प्रदेश है। आंतरिक जल प्रवाह का प्रदेश किसे कहते हैं? ऐसा प्रदेश जहां की नदियों का पानी समुद्र तक नहीं पहुंचकर उसी क्षेत्र में विलीन हो जाता है, या जहां की नदियां समुद्र तक नहीं पहुंचकर उसी क्षेत्र में विलीन हो जाती है, वह क्षेत्र आंतरिक जल प्रवाह का प्रदेश कहलाता है। इस प्रदेश की स्थलाकृति में उबड़ खाबड़ बालू के टिल्लों से परिलक्षित होती है। शेखावटी भूभाग में पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का केंद्रीकरण अधिक हुआ है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप मैंने पिछले अपने अध्याय में बताया था आपको कि जो हवा के समानांतर रेत के टीले बनते हैं उसको पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। तो पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का केंद्रीकरण शेखावटी भूभाग में अधिक हुआ है।
इसके साथ साथ जो शेखावटी के नगर और कस्बे हैं उनके समीप इन बालू का स्तूपों का केंद्रीकरण संख्या और ऊंचाई में अधिक होता है, लेकिन नगरों और कस्बों के समीप एक विशेष प्रकार के बालू का स्तूपों का जमाव होता है जिसे हम बरखान कहते हैं। बरखान पिछले अध्याय में बताया अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। इसके साथ साथ इस शेखावटी भूभाग में मात्र एक नदी बहती है जिसका नाम कांतली है। शेखावटी भूभाग में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये भी वर्षा काल में, जब वर्षा अधिक होती है तो इसका पानी थोड़ी देर तक बहता है और चूरू की सीमा में जाते ही ये नदी समाप्त हो जाती है। दूसरी शेखावटी प्रदेश भूभाग की विशेषता है कि शेखावटी भूभाग में निम्न भागों में जहां जमीन के नीचे अंदर चूने का अधस्तर पाया जाता है वहां भूगर्भिक जल के कारण कच्चे और पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है, जिनको यहां की स्थानीय भाषा में जोहर या नाड़ा कहते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया है, जोहड़ क्या है या कहां मिलते हैं? शेखावटी भूभाग में। जोहड़ क्या होते हैं? शेखावटी भूभाग में निम्न स्थलों में जहां चूने का अधिस्तर होता है और भूगर्भिक जल विद्यमान होता है वहां कच्चे और पक्कों कुओं का निर्माण किया जाता है, जिसे जोहड़ या जोहर कहते हैं। शेखावटी भूभाग के बाद जो चौथा लघु प्रदेश हमने विभाजित किया जा सकता है वह है गग्गर मैदान। शेखावटी प्रदेश के उत्तर में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में गग्गर मैदान का विस्तार पाया जाता है। सरस्वती, चौतान, सतलुज आदि नदियों ने हिमालय के पाद से अर्थात शिवालिक से कांप्य मिट्टी का लाकर इस मैदान का निर्माण किया है। अर्थात इन नदियों ने हिमालय से कांप मिट्टी लाकर यहां जमा की है, जिससे इस मैदान का निर्माण हुआ है। परंतु वर्तमान में ये सब नदियां या तो लुप्त हो गई है या रास्ता बदल दिया है। इसके कारण यह अब क्षेत्र पूरा रेतीला हो गया है। यहां पर दक्षिण पश्चिम से बहने वाली हवाओं ने या झंझावतों ने बालू का जमाव कांप के ऊपर कर दिया है, जिससे यह क्षेत्र रेतीला हो गया है। इस क्षेत्र में एकमात्र नदी अब गग्गर बहती है। गग्गर अब भी अपने पुराने पेटे में बहती है, जिसको इस क्षेत्र में गग्गर का पेटा नाली के नाम से जाना जाता है। नाली क्या है? गग्गर हनुमानगढ़ में नाली के नाम से कही जाती है। इसका जो पेटा है वो अभी भी साफ साफ चिकना, काली और सख्त मिट्टी का बना हुआ है। यह गग्गर नदी ही प्राचीन सरस्वती नदी मानी जाती है। यह है राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसमें हमने शुष्क रेतीला मैदान और अर्धशुष्क मैदान राजस्थान बांग्ला प्रदेश पढ़ा। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा। धन्यवाद।